dance through the highways, and on we'll go. हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 14। इसमें टेक्स्ट बुक का जो आपका सिलेबस है महाराष्ट्र बोर्ड का, उसका मैं थियोरी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आज के इस वीडियो में। हम देखते हैं, हम आज जो है इंट्रोडक्शन पार्ट, टाइप्स ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कम्युनिकेशन सिस्टम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 14 का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑलमोस्ट अगर आपने मेरा पहले का वीडियोस देखा हुआ है 11 चैप्टर 12 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एंड इलेक्ट्रिक करंट का, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से पहले हम लोग। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जो भी पॉइंट्स हम लोग कवर कर लेंगे अभी। द इंफॉर्मेशन एज इन विच वी लाइव इज बेस्ड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन द फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. We are now globally connected by TV, cell phone and internet. All these gadgets use EM waves. यानी कि आज के जनरेशन में जो भी हम लोग गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह हो गया या कोई मोबाइल सेल फ़ोन वगैरह हो गया, तो वो किस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं या किस टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, उसका एक ही रीज़न है जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जहाँ पे हम वायरलेस कनेक्शन में भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। All these gadgets use EM waves as carriers for transmission of signals. ये carriers हो जाता है, यानी कि आपके सिग्नल को ट्रांसमिट करता है from one place to another place. Energy from the sun, an essential requirement for life on earth, reaches us by means of electromagnetic waves. यानी कि जो सन का एनर्जी है या सन रेज है, जो कि हमारे बॉडी के लिए या हमारे लाइफस्टाइल के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हम तक किस तरीके से पहुंचता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से पहुंचता है। दैट ट्रैवल थ्रू नियरली 150 मिलियन किलोमीटर ऑफ एम्प्टी स्पेस। 150 मिलियन किलोमीटर ऑफ एम्प्टी स्पेस, यानी बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया। देयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम लाइट, बल्ब्स, heated engines, block of automobiles, X-ray machines, lighting flashes and some radioactive materials. Other objects in our Milky Way galaxy and other galaxies are known as to emit EM waves. Hence it is important for us to make a careful study of properties of EM waves. यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो हमारा स्टडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके गैलेक्सी यूनिवर्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या जो एक काइंड ऑफ मिरेकल है आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वो किस तरीके से पॉसिबल है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से पॉसिबल है। चाहे वो सनरेज का हो या आपका कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात कर ले, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गए, लाइटिंग फ्लैशेस हो गए और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हो गए। ये सब चीज़ किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर डिपेंड करता है। ऑलराइट, EM वेव के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। देर आर 4 बेसिक लॉज विच डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। 4 अलग अलग लॉज हैं हम पढ़ेंगे जिसके बारे में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। द रिलेशन बिटवीन देम एंड देयर जनरेशन बाय चार्जेस एंड करंट। रिलेशन बेसिकली चार्जेस एंड करंट से है यहाँ पर। दिस लॉज आर एज फॉलोज. Gauss law for electrostatics, which is essentially the Coulomb's law, describe the relationship between static electric charges and the electric field produced by them. यानी कि गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और कूलम्स लॉ, ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस का है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का है, जो उन दोनों के आपस के बीच में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ये सारा थियोरी जो भी है थियोरेटिकल पर्पज से है। आपको जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी यूज़फुल रहेगा। ऐसा तो नहीं आपको क्लास 11 के लिए है, ये क्लास 12 में भी एज अ सब्जेक्ट है। ये चीज़ कॉम्पिटिटिव के लिए भी यूज़फुल है। आपको थोड़ा बहुत गॉस लॉ का और ये सारे कूलम्स लॉ, ये सब चीज़ आपको थोड़ा डिफाइन करना होगा यहाँ पे। विच इज़ सिमिलर टू द गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज मैंशनड अबाउट स्टेट्स दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स विच आर थॉट टू बी magnetic charges equivalent to the electric charges do not exist. Magnetic poles always occur in pairs. ओके, यहाँ पे गॉस लॉ मैग्नेटिज्म का और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अलग है। तो इन्होंने बताया गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, जो हमने अबाउ स्टेटमेंट पढ़ा है, उसमें मैग्नेटिक मोनोपोल्स होता है विच आर थॉट टू बी मैग्नेटिक चार्जेस।
इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक चार्जेस बट डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक पोल्स जो है ऑलवेज वो पेयर्स में होते हैं। Faraday's law, which gives the relationship between electromotive force EMF induced in a circuit when the magnetic flux linked with the circuit changes. Ampere's law gave the relationship between the induced magnetic field associated with a loop and a current flowing through the loop. Maxwell noticed a major flaw in the Ampere's law for time-dependent field. He noticed that the magnetic field can be generated not only by electric current but also by changing electric field. So जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज करते हो तो वो उस पर भी डिपेंडेंट है। Therefore, in the year 1861, he added one more term to the equation describing this law. This term is called the displacement current. This term is extremely important, and the EM waves which are an outcome of this equation would not have been possible in absence of this term. यानी कि EM wave का जो भी हम इक्वेशन करेंगे वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिप्राइव कहाँ से हुआ है, वो हुआ है आपके इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। और यहाँ पे जो एम्पियर्स लॉ है उसमें थोड़ा सा फ्लॉ था टाइम डिपेंडेंसी का, सो वो चेंज किया गया है। एम्पियर लॉ मैक्सवेल ने जो है उसे चेंज किया है। तो आज के तारीख में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मैक्सवेल की वजह से यूज़ कर पा रहे हैं इक्वेशंस को। ओके, waves that are caused by the acceleration of charged particles and consist of electric and magnetic field vibrating sinusoidally at right angles to each other and to the direction of propagation are called EM waves or EM radiation. यानी कि आप यहाँ पे जो डायग्राम में देख रहे हो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। सो एक एक्सिलरेशन की वजह से जो है वेव में कुछ मोशन हो रहा है और उसी मोशन में चार्ज पार्टिकल मूवमेंट जो है वो साथ में ट्रैवल कर रहा है। आप कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर सकते हो और वो जो है सराउंडिंग उसका कोई भी फील्ड है, या तो फिर दोनों फील्ड आप समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइनोसॉइडल आप देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके का देख रहे हो, मतलब ये जो वेव है साइनोसॉइडल वेव इसे कहते हैं। सो ये अलग अलग डायरेक्शन में आप देख सकते हो किस तरीके से ये नोड पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। सो ये हम क्या कहते हैं, इसे EM वेव्स कैसे कह सकते हैं इसे। सो द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है और एक्स एक्सिस में जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी हम बात करेंगे थोड़ा फैक्ट के बारे में। सो डू यू नो फैक्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। In 1865, Maxwell proposed that an oscillating electric charge radiates energy in the form of EM wave. EM waves are periodic changes. देखो EM wave क्या होता है, पीरियोडिक चेंजेस, यानी आप समझ लीजिए यहाँ पे जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, ये जो आप डायग्राम यहाँ पर देख रहे हो, ये एक पीरियोडिक वेव है। यानी आपको यहाँ पे रेप्लिका जो आप एम्पलीट्यूड देख रहे हो वो टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, बट कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स जो है बिल्कुल सेम है एट द अनदर एंड। जैसे ही वो आगे आगे बढ़ेगा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक पैटर्न देखने को मिल जाएगा। सो EM वेव्स को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक चेंज कहते हैं इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ओके, विच प्रोपोगेट थ्रू स्पेस। Thus energy can be transported in the form of EM waves. Maxwell equation for charges and currents in vacuum. So ये हमारा एक इक्वेशन है फॉर करंट इन वैक्यूम के लिए। सो मैक्सवेल्स का इक्वेशन है E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन ईटा नॉट, गॉस लॉ का। जैसे हमें पता है इसका क्या फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ईटा नॉट। सो वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। Okay, so here E is the electric field and eta naught is the permittivity of the vacuum, जो हमने पहले ही क्लियर कर लिया है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको भी पता होगा। The integral is over a closed surface S. The law states that electric flux through any closed surface S. यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये जो है ds का, यहाँ पे जो S टर्म है क्लोज सरफेस S इज इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज Q। ये इलेक्ट्रिक चार्ज Q के बराबर है एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय ईटा नॉट, यानी रिलेटिव परमिटिविटी उस एरिया के अंदर एनक्लोज्ड है। गॉस लॉ डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा B डॉट डी एस इक्वल्स टू 0, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म।
हियर बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, द इंटीग्रल इज़ ओवर अ क्लोज सरफेस। देखिए यहाँ पे बी जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने आपको ई जो बताया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म का अभी हम देख रहे हैं। सो द लॉ स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर ज़ीरो होता है हमेशा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर मैंने आपको बताया क्यू अपॉन ईटा नॉट होता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूस क्लोज कर्व्स हैविंग नाइदर बिगनिंग नॉर एंड, यानी ये कंटिन्यूस क्लोज कर्व्स होता है या इसका कोई बिगनिंग नहीं होता ना ही कोई एंड होता है। अगला है हमारा फैराडेज लॉ का, और उसके बाद हमारा है एम्पियर मैक्सवेल लॉ का। सो फैराडेज लॉ विथ लेंज लॉ, हियर फाई, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई से हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, इज द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द इंटीग्रल इज ओवर अ क्लोज लूप। Time varying magnetic field induces an electromotive force EMF, and hence an electric field. The direction of the induced EMF is such that the change is opposed, यानी E डॉट डी एल इज इक्वल टू चेंज इज अपोज, यानी आपका डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे आप डी बाई डी टी का फॉर्मूला देख रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का यहाँ पे आ गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। सो ई डॉट डी एल आपका एक क्लोज लूप के अंदर जो भी आपका लेंथ है वो आपका डी एल है, यहाँ पर डी एल टर्म है। ओके, सो एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ देखेंगे। हियर म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। सो म्यू नॉट जो है वो क्या है, permeability of the vacuum है, and integral is over a closed loop. I is the current flowing through the loop. Phi is the electric flux linked with the circuit. Magnetic field is generated by moving charges and also by varying electric fields. अभी हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव्स। तो अब तक हमने बेसिक्स क्लियर कर लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने देखा, मैग्नेटिक फ्लक्स देखा हमने। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है आपका ज़ीरो के बराबर होता है, और आपका जो मतलब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ बी डॉट डी एस का। और आपका इलेक्ट्रिक वेव्स में कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, उसमें आपका होता है क्यू अपॉन ईटा नॉट ई डॉट डी एल या डी एस। The electric and magnetic fields E and B are always perpendicular to each other and also to the direction of propagation of EM wave. यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन आप समझ सकते हो। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों परपेंडिकुलर होता है एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, and also to the direction of propagation of EM waves. Thus EM waves are transverse waves. याद रखना, EM waves are transverse waves. The cross product E cross B gives the direction in which the EM wave travels. यानी अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो E क्रॉस B का तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर EM waves ट्रैवल कर रहे हैं। E क्रॉस B also gives the energy carried by EM wave, यानी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी कर रहे हैं EM wave वो भी आपको E क्रॉस B के टर्म से मिल जाएगा। The E and B fields vary sinusoidally and are in phase. EM waves are produced by accelerated electric charges. EM waves can travel through free space as well as through solids, liquids and gases. सबसे इम्पॉर्टेंट ये है और सबसे ज़्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। EM waves कौन से मीडियम से ट्रैवल कर सकते हैं, तो उसका क्या आंसर है, वो फ्री स्पेस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस स्टेट में भी। In free space, EM wave travel with velocity c equal to that light in free space, यानी c आप समझ रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट का जो c है वो वेलोसिटी c इक्वल टू दैट ऑफ लाइट। सो फॉर्मूला है इसका 1/√μ नॉट इंटू ईटा नॉट, जिसका है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। वेयर μ नॉट इज़ द 4 × 10⁻⁷, ये परमिएबिलिटी है और ये परमिटिविटी है 8.85 × 10⁻12। अगर ये दो चीज़ आप याद रख पाते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि ये टर्म्स जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जैसे न्यूमेरिकल्स में बहुत बार आने वाले हैं। सो ये न्यूमेरिकल्स चीज़ के लिए ये बहुत ही बेहतर होगा अगर आप जो है इसके कांस्टेंट के वैल्यूज़ याद रख सकते हो। तो इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको उसमें एक स्पीड मिलेगा और आप जल्द ही न्यूमेरिकल्स को और टाइम्स को इजीली, मतलब टाइम कंज्यूमिंग लेस कर यानी टाइम ऑप्टिमाइज़ कर आप सॉल्व कर सकते हो। इन अ गिवन मटेरियल मीडियम
the velocity Vm of EM wave is given by V is equals to 1 upon under root mu eta, where mu is the permeability and eta is the permittivity. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द EM वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन यानी कि आप कोई भी लाइक अगर आपका, मैं कहता हूँ सिंपली, अगर आप इस तरीके से एक डायग्राम में आपको बना के दिखा देता हूँ. सो सुपरपोजिशन यानी कि आपका ऐसे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कोई भी पॉइंट में हो, आपका एक ही डायरेक्शन में जैसे जा रहा है, तो हर वेव का जो है एक पैटर्न वही रहेगा, सिमिलर ही रहेगा. तो द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज़ कांस्टेंट एट एनी पॉइंट एंड इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ EM वेव. यानी कि जैसे हमने देखा था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको बताया था 1 अपॉन ईटा नॉट होता है, अंडर रूट ईटा नॉट. तो उसी तरीके से आप ये देख सकते हो यहाँ पे रेशियो कंसिडर किया इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसका कैसे आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू ईटा नॉट. सो ई नॉट एंड बी नॉट यानी आपका जो है एम्पलीट्यूड ऑफ ई एंड बी रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे ई और बी जो है, एज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई नॉट इज मोर प्रोमिनेंट देन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी नॉट. सो मोर प्रोमिनेंट कौन सा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का है न बल्कि, और आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो मोर प्रोमिनेंट नहीं है उसके कंपैरिजन में. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट ड्यू टू EM वेव्स. फॉर दिस रीजन इलेक्ट्रिक वेक्टर इज कॉल्ड लाइट वेक्टर. सो इलेक्ट्रिक वेक्टर को लाइट वेक्टर भी कहा जाता है. द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड एंड इज गिवन बाय द इक्वेशन. सो ये इक्वेशन है आपका इंटेंसिटी ऑफ वेव का. सो हाफ ईटा नॉट ई स्क्वायर, और यहाँ पे जो आएगा हाफ बी स्क्वायर अपॉन यू म्यू नॉट, राइट. सो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आप देख रहे हो और मैग्नेटिक के रिस्पेक्ट में आप देखते हो, तो हाफ ईटा नॉट ई स्क्वायर आप लिखते हो यहाँ पे, यहाँ परमिटिविटी इंटू द इलेक्ट्रिक फील्ड उसका स्क्वायर, और यहाँ पे जो है हाफ इंटू मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट. The energy of EM waves is distributed equally between the electric and magnetic field, IE equals to IB. Calculate the velocity of EM waves in vacuum. सो वैक्यूम स्पेस के अंदर वेलोसिटी ऑफ मतलब EM वेव आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको खाली से फॉर्मूला की ज़रूरत होनी चाहिए, बाकी कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है. तो कांस्टेंट का वैल्यू आपको मैंने पहले स्लाइड में डिस्कस किया था. सो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा ईटा नॉट और म्यू नॉट का. तो आपका जो यहाँ पे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी सबसे फास्टेस्ट जो है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस. यहाँ पे दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग. एन EM वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 28 मेगाहर्ट्ज ट्रैवल्स अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स डायरेक्शन के इसमें 28 मेगाहर्ट्ज के इसमें जो है EM वेव ट्रैवल कर रहा है. द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल टू 9.6 V पर M, यानी कि यहाँ पे आपका जो है 9.6 आपका V पर M है, एंड इट्स डायरेक्शन इज अलॉन्ग द Y एक्सिस. व्हाट इज एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B. सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका V हो गया, और M जो है यहाँ पे आपका स्पीड ऑफ लाइट हो गया, क्योंकि यहाँ पे E इज इक्वल्स टू क्या होता है, E इज इक्वल्स टू BC होता है ये टर्म, मैग्नेटिक फील्ड इनटू स्पीड ऑफ लाइट. सो यहाँ पे आप जो है V अपॉन M वाला जो टर्म आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 9.6 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और आपका ये जो है मैग्नेटिक का टर्म वो 3.2 आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको आंसर आपको स्पीड ऑफ लाइट दिया है, तो उससे आंसर आपको क्या आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁸. It is given that E is along y direction and wave propagates along x axis. The magnetic induction B should be in a direction of both perpendicular to x and y axis. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, यानी इसका एक जो है स्केल आप देख सकते हो इस तरीके का, ये जो डायग्राम है उसके अलॉन्ग उसके रिस्पेक्टिव में जो है उसके वैल्यूज़ होते हैं, वेवलेंथ होते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी होते हैं. सो यहाँ पे डायग्राम में भी क्लियर नहीं है, फिर भी हम लोग रीड करके देखते हैं कि क्या है. द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ EM वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, यानी कि एक पैटर्न होता है, एक ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट जिसे कहते हैं, ऑफ EM वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड EM स्पेक्ट्रम.
द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ EM वेव्स आर गिवन इन टेबल, यानी कि इसका जो है डिफरेंट अलग अलग टाइप्स है, किसी एक को कंसिडर करके आप सेम कांस्टेंट वैल्यू नहीं कंसिडर कर सकते। तो फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और वेवलेंथ जो है लैम्बडा आपका इस डायरेक्शन में है। सो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का पूरा एक टेबल यहाँ पर बना हुआ है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में एकदम क्लियरली दिया होगा। सो यहाँ पे उसका चार्ट है, अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग कांस्टेंट वैल्यूज़ है, गामा रेस, एक्स रेस है, अल्ट्रावायलेट UV वेव्स है, विजिबल लाइट के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है। सो ये मोस्टली जो है आपको दिया होगा आपके टेक्स्ट बुक में ही, कांस्टेंट वैल्यूज़ न्यूमेरिकल्स में भी जो यूज़ होता है। सो आप रिलेट कर सकते हो सारे जो है टर्म्स यहाँ पर। सो वी ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ EM वेव्स इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग वेवलेंथ और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ेगा तो वेवलेंथ आपका घटना है, और वेवलेंथ अगर बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी आपका घटता है। सो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। गामा रेज क्यों जनरेट होता है, किसकी वजह से जनरेट होता है, तो ट्रांजिशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। एक्स रेज जो है वो बम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ हाई एटॉमिक नंबर टारगेट। तो ये सारे जो है केमिकल कंपोनेंट्स हैं, आपका मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया। सो ये सब चीज़ की वजह से जो है एक्सरेज होता है। सो रीअरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम बिटवीन एनर्जी लेवल्स एज इन हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब, द सन एंड मर्क्यूरी वेपर लैम्प। UV वेव्स विजिबल लाइट का है, रीअरेंजमेंट ऑफ आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल गैस डिस्चार्ज ट्यूब। इंफ्रारेड रेज हॉट ऑब्जेक्ट से क्रिएट होता है। माइक्रोवेव्स जो है वो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब से वो जनरेट होता है। रेडियो वेव्स आपका एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्किट्स। सो रेडियो वेव्स जो है आपका मोस्ट कॉमन है यहाँ पर। अगला है हमारा infrared waves. These waves were discovered by William Herschel in 1800. All hot bodies are sources of infrared rays. यानी कि जितने भी हॉट बॉडीज़ है वो सोर्सेस किसके हैं, इंफ्रारेड रेस के सोर्सेस हैं। अबाउट 60% ऑफ सोलर रेडिएशंस आर इंफ्रारेड इन नेचर। थर्मोकपल्स, थर्मोपाइल एंड बोलोमीटर्स आर यूज टू डिटेक्ट इंफ्रारेड रेस। ये 3 इक्विपमेंट है, थर्मोकपल्स, थर्मोपाइल एंड बोलोमीटर्स, ये डिटेक्ट करते हैं इंफ्रारेड रेस को। तो क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग देख लेंगे। व्हेन इंफ्रारेड रेस आर इंसिडेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट गेट्स हीटेड. These rays are strongly absorbed by glass. They can penetrate through thick columns of fog, mist and cloud cover. यानी वो penetrate किया जाता है, टेस्ट किया जाता है through thick columns of fog, mist and cloud cover. वो जो है strongly absorbed होता है by glass. तो ये properties आपको याद रखनी है। कहाँ पे uses है इसके? So uses है used in remote sensing, used in diagnosis of superficial tumors and वेरिकोस विंस, यानी ये बेसिकली मेडिकल यूज़ के लिए होता है, स्कैनिंग पर्पस के लिए जो होता है, सिटी स्कैन एंड ऑल। तो आपको जो है ये लैब वगैरह में यूज़ होता है। इंफ्रारेड रेज जो है यूज टू क्योर इन्फेंटाइल पैरालिसिस एंड टू ट्रीट स्प्रेन्स, डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर्स। दे आर यूज्ड इन सोलर वाटर हीटर्स एंड कुकर्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इंफ्रारेड रेज का, ये बायोफिजिक्स सब्जेक्ट्स जो भी पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो आपको 11th-12th में नहीं होता, वो फ्यूचर में होगा। जब भी आप MBBS का डिग्री कर रहे होंगे तभी भी बायोफिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट होगा आपको, या फिर आप फिजिक्स में भी मास्टर्स कर रहे होंगे तभी भी आपको जो है ये सब चीज़ का नॉलेज आ जाएगा। स्पेशल इंफ्रारेड, वहाँ पे आपको कैसे रियल लाइफ एप्लीकेशन मिलता है कि कहाँ पे जो है प्रैक्टिकली लाइफ में आपका कौन से टाइप्स के वेव्स यूज़ होते हैं, इवन आप वो जो है प्रैक्टिकली करते भी हो। सो आपका स्पेसिफाइड फील्ड होना चाहिए उसमें, तभी आप ये सब चीज़ जो है और भी अच्छे से समझ पाओगे। Especially infrared photographs of the body called thermograms can reveal deceased organs because this part radiate less heat than the healthy organs. Infrared binoculars are and thermal imaging cameras are used in military applications for night vision. Used to keep greenhouse warm, used in remote controls of TV, VCR, etc. सो यहाँ पे हम डू यू नो कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लेते हैं। सो यहाँ पे आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी कि अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज हैव सफिशिएंट एनर्जी टू कॉज आयोनाइजेशन, दैट इज दे स्ट्रिप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लाइंग अलोंग देयर पाथ। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड आर देन नोन एज आयंस। जब भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तभी उसे क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। Ionization is harmful to human beings because it can kill or damage living cells
or make them grow abnormally as cancers. Fluorescent lamps are based on ionization of gas. So उससे हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए आप यहाँ पर, क्योंकि फ्लोरेसेंट लैम्प को जो है आपके बॉडी को थोड़ा सा हार्म कर सकता है. आयोनाइजेशन रेडिएशन is also used in various equipments in laboratory and industry. अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेंगे अर्थ के लेयर्स. बेसिक्स है आपका ये. सो फर्स्ट लेयर आपका आता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर. सो ये कितने कितने डिस्टेंस पर है, जो हम डेली जो है हमारे नियर बाय जो फर्स्ट लेयर आता है वो 20 किलोमीटर्स में ट्रोपोस्फियर आता है. उसके बाद विदिन 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर होता है, और मेसोस्फियर जो है 85 किलोमीटर होता है, और आपका थर्मोस्फियर है 690 किलोमीटर के बियॉन्ड होता है आपका. लास्ट में है 1000 किलोमीटर पे एक्सोस्फियर. सो ये आपका एटमॉस्फेरिक लेयर होता है. ये कॉमन बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए. अगला हम लोग देखेंगे अभी एक न्यूमेरिकल. सो इफ़ द हाइट ऑफ टीवी ट्रांसमिटिंग एंटीना इज़ 128 मीटर, हाउ मच स्क्वायर एरिया कैन बी covered by the transmitted signal if the receiving antenna is at the ground level. So radius of the earth is 6400 किलोमीटर. सो रेंज हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रेंज को डी से डिनोट करते हैं यहाँ पर. ऑल राइट. और आपका अंडर रूट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2RH आ जाएगा. सो आपका 6400 यहाँ पे अर्थ का रेंज दिया हुआ है. सो 6400 किलोमीटर को हम लोग कैसे लिख देंगे, यहाँ पे 6400 इंटू 10⁻3, और उसके बाद 128 आपका क्या दिया हुआ है, टीवी ट्रांसमिटिंग एंटीना. ओके, मतलब आपको जो है ग्राउंड लेवल से लेके वो कैसे जो है एमिटिंग वेव्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हाइट दिया हुआ है 128 मीटर तक. सो ये 128 मीटर का जो आपका रेंज, आपका जो लाइक रेंज कह सकता हूँ मैं. सो उसमें जो है आपको कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे जो है आपका कितना ट्रांसमिट हो रहा है. सो D = 2RH. उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये आ जाएगा 40.470. सो एरिया कवर्ड कैसे करेंगे, πr² यानी πd² हम लोग कर देंगे यहाँ पे. सो πd² = आपका यहाँ पे 3.14 इंटू 40 और उसका स्क्वायर, राइट. सो 40 का स्क्वायर यानी d² आपका 40 आ गया यहाँ पे. सो राउंड ऑफ कर देंगे तो ये आपको जो है इसका आंसर 5144.58 किलोमीटर मिल जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर. ओके, आगे नेक्स्ट है हमारा प्रोपगेशन ऑफ EM वेव्स. सो यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए पहले. जैसे आपको बताया था ये अर्थ है, ट्रांसमिटिंग एंटीना यहाँ पे दिया हुआ है, सरफेस वेव्स आप देख सकते हो, रिसीविंग एरियल वेव्स आप देख सकते हो, यहाँ पे स्पेस वेव है, स्काई वेव, आयोनोस्फीयर और कम्युनिकेशन सैटेलाइट. सो ग्राउंड सरफेस वेव क्या होता है, व्हेन अ रेडियो वेव from a transmitting antenna propagates near surface of the earth so as to reach the receiving antenna, the wave propagation is called ground wave or surface wave propagation. In this mode, radio waves travel close to the surface of earth and move along its curved surface from transmitter to receiver. The radio wave induce currents in the ground and lose their energy by absorption. So how it intimates, like suppose if it is inducing current in the ground, so it will automatically lose energy by absorption of the induced current. Therefore the signal cannot be transmitted over large distances, so it has its specific range. All right. So next is radio waves having frequency less than 2 megahertz. So here the term is 2 megahertz in the medium frequency band are transmitted by ground wave propagation. This is suitable for local broadcasting only. For TV, FM signals, very high frequency, ground wave propagation cannot be used. So for TV and FM signals, ground wave propagation cannot be used. Alright. So next है हमारा यहाँ पर elements of a communication system. So what are the elements? So we can see the elements are basic 3 essential elements: transmitter, receiver and communication channel. So here the diagram is not clear. So yeah, actually here you can see that this is the transmitted signal along this direction, and this is the channel over here, communication channel, and this part is the receiver part. So this is the block diagram 13.6 you can see in your textbook. So now we are gonna see numerical.
So the numerical, the height of a transmitting antenna is 68 meters. So what is the height? 68 meter. And the receiving antenna at the top of tower is height 34 meter. So 34 meter is your height over here, H1 and H2. Here you can see here. Calculate the maximum distance between them for satisfactory transmission in line of sight mode. Radius of earth is, so here you have to substitute the radius of earth as 6.4 into 10 to the power 6 for both the values, and for H1 the answer is, your value is 68 meter, and for H2 is 34 meter from sky to ground. So what you have to compute over here, your maximum range here D. So you have to just put up the values over here, and after solving you will get answer as 50.4 kilometers. So the thing you need to understand is the formula of this range. D max is equals to 2RH. What supposingly you have to consider the radius of the earth as well as the height of the waves. So from which initial point up to final point you can calculate the maximum range. So our next part is commonly used terms in electronic communication system. So signal is the commonly used term, transmitter and receiver. So these are the term which are been using in the communication system, and which is very basic and essential over here. So the information converted into electrical form that is suitable for transmission is called signal. So जो information होता है वो convert किया जाता है electrical form में for transmission, उसे क्या कहा जाता है? सिग्नल कहा जाता है. इन अ रेडियो स्टेशन म्यूजिक एंड स्पीच आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म बाय अ माइक्रोफोन फॉर ट्रांसमिशन इनटू स्पेस. दिस इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ साउंड इज द सिग्नल. अ सिग्नल कैन बी एनालॉग और डिजिटल. सो एनालॉग सिग्नल भी होता है, डिजिटल सिग्नल भी होता है आपका. सो आप देख सकते हो यहाँ पे एनालॉग सिग्नल का डेफिनेशन और डिजिटल सिग्नल का. सो एनालॉग जो है आपका एक स्मूथ वेव बना सकता है कोई भी फॉर्म में, और आपका जो यहाँ पे डिजिटल सिग्नल होता है वो बेसिकली शार्प टर्न होता है. यहाँ पर आप शार्प देख सकते हो यहाँ पे. सो वो कर्व आपको यहाँ पे जो है सिग्नल वोल्टेज और करंट दैट कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज, जिसको डिस्क्रीट वैल्यूज कहा जाता है, या तो 0 और 1 इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल. सो फॉर एग्जांपल अ स्क्वायर वेव इज अ डिजिटल सिग्नल. उसके अलावा अ कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल वोल्टेज करंट इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल, सिंस a wave is a fundamental analog signal. Sound and picture TV signals TV are analog in nature. अगला है हमारा ट्रांसमीटर. A transmitter converts the signal produced by a source of information into a form suitable for transmission through a channel and subsequent reception. Okay, so अभी हम देखेंगे यहाँ पर यूज़ ऑफ रिपीटर स्टेशन टू इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन. सो यहाँ पे अर्थ का आप देख सकते हो एक लेयर है, यहाँ पे ट्रांसमीटर दिया हुआ है और रिपीटर्स दिए हुए हैं. सो इनमें क्या एक्शंस होता है? एक तो डीमॉड्यूलेशन होता है, और यहाँ पे जो है आपका पार्ट यहाँ पे मैंने स्वैप किया हुआ है. सो फर्स्ट पार्ट जो है आपका यहाँ पर ओके. सो ये है आपके टर्म सारे, यहाँ पर आप देख सकते हो. यहाँ पे स्लाइडिंग मैंने थोड़ा उल्टा डाल दिया है इसमें. सो ओके, सो ट्रांसड्यूसर टर्म है, रिसीवर है, नॉइस, एटेन्यूएशन, एम्प्लीफिकेशन, रेंज, बैंडविड्थ और मॉड्यूलेशन. और उसके अलावा है डिमॉड्यूलेशन और रिपीटर. सो एक एक का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं लाइन वाइज. सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रांसड्यूसर का टर्म देख लेते हैं. सो ट्रांसड्यूसर में a device that converts one form of energy into another form of energy is called the transducer. For example, a microphone converts sound energy into electrical energy. तो sound energy into electrical energy जो convert करता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर कहते हैं. अगला रिसीवर receives the message signal at channel output. So channel output में रिसीव किया जाता है उसको, reconstructs it in a recognizable form of the original message for delivering it to the user of information. नॉइस क्या होता है? अ रैंडम अनवांटेड सिग्नल इज कॉल्ड द नॉइस. सो आपका चैनल मीडियम जो भी ब्रॉडकास्टिंग आपका जो मटेरियल है उसमें जो भी है अनवांटेड सिग्नल यानी सिग्नल में डिस्टर्बेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉइस कहते हैं.
अगला है एटीन्यूएशन। सो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल वाइल प्रोपोगेटिंग थ्रू द चैनल इज नोन एज एटीन्यूएशन। सो एटीन्यूएशन में आपका फ्रेम जो है, जो भी आपका वीडियो फ्रेम है, सिग्नल फ्रेम है, डेटा फ्रेम है, वो लूज होने का चांसेस होता है। इट अकर्स बिकॉज द चैनल डिस्टॉर्ट्स, रिफ्लेक्ट्स एंड रिफ्रैक्ट्स द सिग्नल एज पासेस थ्रू इट। एम्पलीफिकेशन क्या होता है? एम्पलीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल। एम्पलीफिकेशन तभी यूज़ होता है जब भी मोस्टली चांसेस होता है आपके ब्रॉडकास्टिंग चैनल मीडियम में जो है एटीन्यूएशन होने के चांसेस होते हैं, तभी आपको एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन यूज़ होता है यहाँ पे। सो ये आपकी मदद करता है, यानी कि यहाँ पर जो है कोई भी आपका वीडियो फ्रेम यानी कि डेटा फ्रेम में कह सकता हूँ वो लूज़ होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। सो व्हाट इज रेंज? द मैक्सिमम लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन अप टू विच अ सिग्नल कैन बी ट्रांसमिट, लाइक रिसीव और सेंडिंग और रिसीव पर्पस के लिए यूज़ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो वो जो रेंज के विद इन जो भी एक्टिविटी होता है मैक्सिमम लार्जेस्ट डिस्टेंस, उसे हम रेंज कहते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच इट ऑपरेट्स एफिशिएंटली। सो ये जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्किट पर डिपेंड करता है, वो आपका बैंडविड्थ होता है। सो उस पर ही एफिशिएंटली जो है वर्क करता है। मॉड्यूलेशन अगला क्या होता है? सो द सिग्नल इन कम्युनिकेशन सिस्टम are low frequency signals and cannot be transmitted over large distances. In order to transmit the signal to large distances, it is superimposed on high frequency wave called carrier wave. So carrier wave की वजह से जो है ये modulation होता है यहाँ पे. This process is called modulation. Modulation is done at the transmitter and it is an important part of a communication system. Okay, so फ्रेंड्स यहाँ पे एक लास्ट हमारा बाकी है स्लाइड, उसके बाद ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है यहाँ पर. सो अगला है हमारा डीमॉड्यूलेशन और रिपीटर, ये दो टर्म है. तो प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग सिग्नल फ्रॉम अ मॉड्यूलेटेड वेव इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन, यानी कि रिवर्स प्रोसेस आप बोल सकते हो यहाँ पे. सो अगला है रिपीटर. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर. याद रखना रिपीटर आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर का. सो ये ट्रांसमीटर है, ये सपोज रिसीवर है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपका रिपीटर होता है. सो the receiver receives the signal from the transmitter, amplifies it and transmit it to the next repeater. okay, so समझ लीजिए ये ट्रांसमीटर है, इसने अपने सिग्नल को यहाँ से सेंड किया. ये रिसीवर है, अगेन ये ट्रांसमीटर भी है, इसने अगले रिसीवर को यहाँ पे सेंड किया. तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिपीटर्स हो जाता है. सो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो में बस इतना ही. अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर केमिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोज़, और इसका जो है मैं बहुत ही जल्दी फ्यूचर में प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ पूरा. सो वो सब आपको देखने को मिल जाएगा. सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, यहाँ पर आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है. और कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सजेशन है या फिर जो भी आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो. सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. सो थैंक यू गाइस, बाय बाय.